वेलकम इन टुडे एग्जाम। आज है 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 के कम्पिटिटिव बेस्ट करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो भी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। अब 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर जो विराम लगाने के लिए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष और झगड़े होते हैं उनके लिए जो विराम लगाने के लिए और उनको शांतिपूर्ण विचार आदर्शों को बनाने के लिए हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब इस साल का जो 2020 की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। अब ये मनाता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस संयुक्त राष्ट्र मनाता है, यानी यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। अब 21 सितंबर को एक और जो इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था, और वो क्या था? विश्व अल्जाइमर दिवस। अब विश्व अल्जाइमर दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो जो अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर एक प्रकार का रोग होता है, और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और इससे संबंधित जो भ्रांतियाँ और जो जागरूकता और इससे क्या आपको जागरूक रहना चाहिए, उसके लिए मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। अब ये जो 2020 जो अल्जाइमर दिवस है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। क्या है इसकी थीम? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। अब पहली बार ये जो विश्व अल्जाइमर दिवस 1994 में मनाया गया। अब एक्चुअल में अल्जाइमर, इसके बारे में आपको अगर डिटेल में बताऊं तो अल्जाइमर एक प्रकार का रोग होता है, और अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। और अगर व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इससे क्या है कि याददाश्त खोने लगता है, और कभी कभी अगर ये बीमारी अल्जाइमर ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई भी आदमी, सामने वाले के जो लोग आते हैं उसके चेहरे भी उसको याद नहीं रहते, यानी कि कोई उसके पहचान का हो उसके चेहरा भी उसको याद नहीं रहता। ऐसी बीमारी है मस्तिष्क से जुड़ी अल्जाइमर। इसलिए हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो भी एनटीआरओ के नए प्रमुख के रूप में अनिल दसमाना को नियुक्त किए गए। अनिल दसमाना। अब अनिल दसमाना ये पूर्व अगर रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रो के पूर्व प्रमुख थे। कौन? अनिल दसमाना। और अभी इनको एनटीआरओ ने अपने नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब एनटीआरओ, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान तकनीकी संगठन। अब ये जो एनटीआरओ है ये एक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसका कार्यालय जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहाँ पर होता है। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन होती है, ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जो है ना, ये सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है, और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शामिल है। ये कौन? एनटीआरओ। और एनटीआरओ का जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ये एशिया का पहला संस्थान है क्रिप्टोलॉजी रिसर्च का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद के रूप में किसने शपथ ली? तो भी कर्नाटक से राज्यसभा सांसद के रूप में अभी HD देवगौड़ा ने शपथ ली। अब HD देवगौड़ा ये हमारे पूर्व PM है, HD देवगौड़ा, और इनका जो कार्यकाल है वो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 11वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और अब जो ये पूर्व हमारे PM है HD देवगौड़ा, ये पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी के रूप में कार्य भी कर चुके हैं, और इन्होंने 1994 से 1996 तक मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला है। अब यह बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर,
कर्नाटक के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अभी कर्नाटक में आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ है अभी कर्नाटक में। इसमें एक्चुअल में इसमें 39,300 करोड़ रुपए वितरण किए जाएंगे। अब जो कर्नाटक है उसमें एक हुबली शहर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बेस पर, क्योंकि हुबली शहर का ही एक व्यक्ति है जो कोविड-19 का पहला ऐसा मरीज था जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ। यानी कोरोना मरीज था वो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज जी हुबली शहर से था। अब हुबली शहर में हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम चेंज किया है अभी और श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है अभी हुबली रेलवे स्टेशन पर। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 8 तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल देने की सिफारिश किसने की? तो भी प्रकाश जावड़ेकर, यानी भी हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने अभी ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल देने की सिफारिश की हमारे भारत के 8 तटों को। अब ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ये क्या होता है? एक्चुअल में जो हमारे जो तट होते हैं, यानी कि कितने जो हमारे तट का जो पर्यावरण और उसका जो स्वैच्छिक रूप है वो कितना स्वच्छ है, कितना अच्छा है, कितना मतलब मेमोरेंडम है, उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में एक इको लेवल जो ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल सूची दी जाती है उसमें सिफारिश की है प्रकाश जावड़ेकर ने कि भारत के 8 जो तट हैं उनको भी ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय में इको लेवल दिया जाए। और अभी जो प्रकाश जावड़ेकर है हमारे केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, इन्होंने भी सिफारिश की है। अब ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है ये एक फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन जो डेनमार्क है उसके द्वारा दिया जाता है। और अभी इको लेवल जो इंटरनेशनल इको लेवल है उसमें भी हमारे 8 तटों को जो इको लेवल है वो देने के लिए अभी प्रकाश जावड़ेकर ने रिक्वेस्ट की या सिफारिश की। अब ये 8 तट, जिन 8 तटों के लिए प्रकाश जावड़ेकर ने सिफारिश की है ये जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क है उससे, तो ये 8 तट है कौन कौन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का गोगला तट, कर्नाटक का कासोरगढ़ तट, कर्नाटक का पदुबिद्री तट और केरल का कप्पड़ तट है वो, और आंध्र प्रदेश का रोदिकोंडा तट, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। ये आपको याद रखने, यानी कि ये 8 जो तट हैं इनके लिए सिफारिश किए हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कि ब्लू फ्लैग में इको लेवल दिया जाए इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण पर आधारित पुस्तक का पहला संस्करण ए प्रोमिस्ड लैंड जारी करने की घोषणा की? यानी अभी किसने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण में पर आधारित पुस्तक का पहला संस्करण ए प्रोमिस्ड लैंड जारी करने की घोषणा की? तो अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, यानी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने अपने जो कार्यकाल था उसमें जो संस्मरण पर आधारित पुस्तक का पहला संस्करण ए प्रोमिस्ड लैंड अभी जारी करने की घोषणा की। तो इसका ऑप्शन सी सही। एक्चुअल में जो बराक ओबामा है उनकी भी 768 पन्नों की किताब है जो अभी संस्करण था उनका अपने कार्यकाल के बारे में जो स्मरण का जो संस्करण था उसका पहला भाग ए प्रोमिस्ड लैंड अभी जारी करने की घोषणा की। और इसके 768 पन्नों की जो किताब है वो भी पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो पेंगुइन रैंडम हाउस है उसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी। और 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। कितनी भाषाओं में? 25 भाषाओं में। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिंच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो भी फिंच सॉल्यूशन ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP -10.6% रहने का अनुमान लगाया। -10.6 एक्चुअल में GDP मैंने आपको कई बार अभी जो एक्चुअल में जो लास्ट फ्यू डेज गए उनमें GDP बहुत ही इंपॉर्टेंट आई। और अब जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उनमें GDP का क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, क्योंकि GDP अभी बहुत ही चर्चा में रही है। और अभी इससे पहले और भी कुछ जो रेटिंग्स कंपनीज़ हैं उन्होंने भी GDP दी थी और उन्होंने भी 2021 में भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया। तो अभी यहाँ फिंच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP
माइनस 10.6 एक्चुअल में यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि -8.6, यहाँ पे 8.6 होगा। 8.6% अभी जो फिन सॉल्यूशन है उसने अभी घोषणा की, यानी कि अभी जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है उसने -10.2 रहने का अनुमान लगाया था। और पहले जो रेटिंग्स एजेंसी है, जैसे मैं आपको सीक्वेंस में बताऊं, केयर रेटिंग एजेंसी उसने 8.2% रहने का अनुमान लगाया जीडीपी भारत की। और पहले क्रिसिल और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने -9%, यानी कि क्रिसिल ने भी -9% रहने का और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी -9% रहने का अनुमान लगाया। और अभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने -10.2% रहने का अनुमान लगाया। और मूडीज़ ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया। और अभी फिन सॉल्यूशन ने भी -8.6 रहने का अनुमान लगाया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब जीडीपी मैंने आपको बताया था, आपकी सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करके याद करना है। आपको एक भी विदाउट प्रॉब्लम ये जो आंकड़े हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में 8.2 8.6 ये आपको कंप्लीटली होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोषण अभियान के तहत कुपोषण नियंत्रण के लिए आयुष मंत्रालय ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? मैंने आपको कल ही बताया था, MOU MOA, ये दो टर्म आपको याद रखनी। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी MOU कि अगर कोई भी कार्य हो उस पर अगर विनियसली रूप से अभी जो नॉर्मली बात चल रही हो उस पर अगर कोई हस्ताक्षर करे, यानी कोई समझौता हुआ, तो उसे MOU कहते हैं। और अगर कोई बात फिक्स हो चुकी है, अगर कोई भी जैसे समझौता हो, कोई भी अगर आदान प्रदान हो, उसके लिए बात अगर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए अपन MOA पर हस्ताक्षर करने के लिए बोलते हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अभी कुपोषण नियंत्रण आयुष मंत्रालय ने कुपोषण नियंत्रण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर, इसका ऑप्शन सी सही है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो पोषण विकास है, पोषण अभियान चलाया है, उसके तहत कुपोषण जो बच्चे हैं, कुपोषण जो महिला हैं, उनके लिए अभी ये समझौता किया है इस जो आयुष मंत्रालय, उन्होंने महिला एवं बाल विकास के साथ। एक्चुअल में होगा क्या कि जो बच्चे होते हैं, महिला हैं, उनको टाइम से कुपोषण मिलता नहीं, तो गवर्नमेंट और जो आयुष मंत्रालय है उस दोनों ने समझौता, ताकि जो अच्छा उनको पोषण मिल सके और अच्छी तरह से जो भारत की आने वाली जो स्वास्थ्य में जो कमी आ रही है उसमें अच्छी तरह से वृद्धि हो। अब यहाँ बात हो रही है आयुष मंत्रालय, तो उसके जो आयुष एवं योग जो प्राकृतिक राज्य मंत्री है वो है अभी श्रीपाद येसो नाइक। और अभी हमारे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप रोज़ सुबह उठ के जितना सोचते हो उससे अधिक जितनी अपनी सोच हो वहाँ तक आप सोचा करो, और जितना आप सोचते हो उसको पूरे दिन अचीव करने में और उसको पूरे दिन टारगेट बनाने के लिए सोचो। और आप शाम को वापस सोचो कि क्या मैंने पूरे दिन किया था ये। अगर रेगुलरली हैबिट बना देंगे तो आप निश्चित ही आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भी सिंगापुर विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अभी सिंगापुर विश्व बैंक द्वारा जो मानव पूंजी सूचकांक होती है उसमें शीर्ष पर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब सिंगापुर टॉप पे रहा है, तो सेकंड और थर्ड पे कौन रहा है? सेकंड पर रहा है हांगकांग और चीन। सेकंड पे कौन रहा है? हांगकांग और चीन, दोनों सेकंड पे रहा है। और जापान 3 नंबर पे रहा है, जापान 3 नंबर पे रहा है। यानी कि सिंगापुर 0.88 जो स्कोर है उसके साथ शीर्ष पर रहा है, और हांगकांग और चीन 0.81% पर सेकंड रहा है, और जापान 0.80 स्कोर पर थर्ड नंबर पे रहा है। अगर सिंगापुर टॉप पे रहा है तो अपना देश, यहाँ पे बात हो रही है भारत कितने नंबर पे है? तो भारत 116 नंबर पे है, भारत अपना देश मानव पूंजी सूचकांक में। और भारत 0.49 स्कोर के साथ 116
स्थान पर है। अब मानव पूंजी सूचकांक यानी द ह्यूमैनिटीज कैपिटल इंडेक्स 2020, ये एक्चुअल में जो ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ जो अभी जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से मानव पूंजी में जो क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि द ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, उस पर कितना इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर और उसके बेस्ड ये मानव पूंजी सूचकांक जारी हुई और इसमें शीर्ष पर सिंगापुर रहा है। अभी एक्चुअल में सिंगापुर ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ 2021 इंडेक्स में भी जो IMD द्वारा जारी की थे अभी ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ में, उसमें भी सिंगापुर टॉप पे था। और अब जो मानव पूंजी सूचकांक है जो 2021 की विश्व बैंक के द्वारा, उसमें भी सिंगापुर टॉप है। अब ये जो मानव पूंजी सूचकांक है इसमें 174 कंट्रीज़ हैं, यानी 174 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें 116 नंबर पे अपना भारत। अब यहाँ बात हो रही है सिंगापुर की, तो आप मैप में देखिए ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के करेंसी सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो अभी है वो है हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन अभी रामनाथ कोविंद ने किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। एक्चुअल में भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन विजिटर पर सम्मेलन किया है। सम्मेलन पर अभी जो इन्होंने उद्घाटन किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है? यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है भारत की जिसको भी उनके जो सभी उत्पाद है उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है? तो भी HOCL कंपनी को सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब HOCL इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। अभी एक्चुअल में जो रसायन उद्योग की कंपनी है, रसायन उद्योग है, इसमें रसायन बनते हैं, इस उद्योग की कंपनी है ये जो HOCL, और इसको भी इसके सभी उत्पादों के लिए भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है इसको। अब इसका जो एक और विनिर्माण इकाई है वो केरल के कोच्चि में है। और अब बात हो रही है यहाँ पे HOCL की, तो HOCL की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दी, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, 1960 यानी 1960 में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD है श्री MB भिडे। कौन है? श्री MB भिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज के बाद प्रथम स्थान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो भी शेफाली वर्मा। ICC महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज के बाद प्रथम स्थान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी, यानी कि शेफाली वर्मा ने। शेफाली वर्मा दूसरी भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने प्रथम स्थान पाया है ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अभी एक्चुअल में जो न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स हैं उनको पीछे छोड़ा है शेफाली वर्मा ने। अब यह बात हो रही ICC की, तो इस टर्म के बारे में आपको बताऊँ। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, और दुबई का नाम है UAE में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO है मनोज साहनी। कौन है? मनोज साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की? तो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने देश की सबसे बड़ी, जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने देश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपना जो नोएडा है उसके गौतम बुद्ध नगर को अभी सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की वहाँ पे घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश ने की है, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, और लखनऊ जब भी आपके माइंड में आना चाहिए तो लखनऊ आते ही आपके माइंड में एक टर्म आनी चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा,
और उसका राजकीय पक्षी सारस या क्रोच। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। और उत्तर प्रदेश में ये भी बाल श्रमिक विद्या योजना लागू हुई। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है। और आयुष कवच ऐप ये भी अभी उत्तर प्रदेश में लागू है। अभी उत्तर प्रदेश में ही नबी रोजगार छतरी योजना भी स्टार्ट हुई। और अभी जो गौ हत्या अधिनियम में संशोधन है वही उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना लॉन्च हुई, यानी कि हर्बल रोड प्रोजेक्ट। इसमें होगा क्या? इसमें 800 किलोमीटर तक एक सड़क बनाई जाएगी और उसके जो किनारे हैं उन पर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि जिनसे औषधि बने वो पेड़ लगाए जाएंगे 800 किलोमीटर तक। और अभी जो उत्तर प्रदेश है उसके जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। और अभी जो उत्तर प्रदेश है उसमें है कतरियागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। इस उत्तर प्रदेश के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब एक्चुअल में जो IG नोबेल पुरस्कार है उससे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित किया गया है। इसमें जो चिकित्सा शिक्षा के लिए दिया जाता है, जो अगर चिकित्सा शिक्षा रहे वो अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करता है उसको दिया जाता है ये जो नोबेल पुरस्कार है वो IG नोबेल पुरस्कार। अभी जो कोविड-19 चला था उसमें किस तरह से डॉक्टर्स और जो कर्मचारी उससे ज़्यादा ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है वो सिखाया था नरेंद्र मोदी ने। और इसकी वजह से इनको IG नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो एक पत्रिका है इम्प्रोबेबल रिसर्च, इसके द्वारा दिया जाता है ये IG नोबेल पुरस्कार। और ये 1991 से हर साल दिया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? तो भी भारत ने मालदीव देश को $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब मालदीव में अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 की महामारी को जो आर्थिक प्रभाव है उसको कम करने के लिए भारत ने आर्थिक सहायता की है। अब यहाँ बात हो रही है मालदीव की, तो आप मैप में देखिए ये है मालदीव की कैपिटल माले। जो मालदीव की करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया। और मालदीव की प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि जो मालदीव और जो इंडिया है इसके बीच कितना डिग्री चैनल है? तो इसके बीच 8 डिग्री चैनल है। कितना? 8 डिग्री चैनल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक न्यायाधीश थी जो रूथ बेडर गिन्सबर्ग है, ये अमेरिका की जो न्यायाधीश थी। और अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो ये न्यायाधीश है ये अमेरिकी जस्टिस महिलाओं के अधिकारों को प्रतिष्ठित चैंपियन बनाने वाली ये न्यायाधीश हैं, यानी कि इनको महिलाओं अधिकारों को प्रतिष्ठित चैंपियन कहा जाता है इनको अमेरिका में। और अभी इनकी 87 साल की उम्र में निधन हुई। अब नारीवादी भी कहा जाता है इनको, गिन्सबर्ग ही है ना इनको। और अभी अमेरिका में उदारवादियों के लिए आदर्श माना जाता है रूथ बेडर गिन्सबर्ग। और सर्वोच्च अदालतों में पदासीन सबसे उम्रदराज न्यायाधीश हैं रूथ बेडर गिन्सबर्ग। अगर महिला की बात करें तो दूसरी, और 27 वर्षों तक इन्होंने अभी सेवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो भी भारतीय रेलवे के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, यानी कि भारतीय रेलवे 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा। और एक्चुअल में इसका उद्देश्य ये है कि स्टेशन और ट्रेनों और जो भी परिचित सभी रेलवे प्रतिष्ठान है वहाँ पे विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें जो साफ सफाई में जो विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ये 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय रेलवे द्वारा मनाया जाएगा। अब मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाए? तो अभी अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, मैं रोज़ बोलता हूँ।
क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर उन्हें अपन कभी नहीं भूलते। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको आप टिक कर दिए ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको विदाउट करेंट अफेयर में एक भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आप ये वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और आपको विदाउट एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक एवं विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो आपको टिक करना है और उस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो मैं बोलता हूँ आप कमेंट में नोट। और जीडीपी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें जीडीपी कितने इंपॉर्टेंट है वो आप में इसको पढ़ोगे, एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद ही पता चलेगा। और आपको जीडीपी इसके लिए मैं अलग से ऑफिशियल वीडियो बनाऊंगा, फिर आप उस वीडियो को पूरा ट्रेन से देखिए। आपको विदाउट जीडीपी से एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे एग्जाम।